गुड मॉर्निंग बच्चों। कृषि और चिकित्सा के बाद साइंस के लेसन 1 के अगले भाग में आपका स्वागत है। इस भाग में हम नवीनतम साधनों के बारे में चर्चा करेंगे, यातायात के नवीनतम साधन के बारे में चर्चा करेंगे। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है कि हम यातायात के नवीनतम साधन को जानें जो कि जिनकी चाल भी अधिक हो, जो हमारा कम समय ले रहे हों और साथ ही साथ ये पर्यावरण प्रदूषण को कम करने वाले साधन भी हों। और जो विकास इस क्रम में हुआ है और वो हमारे देश में हुआ भी है और हो भी रहा है, उसके विषय में आपके पाठ्यक्रम अनुसार मैं चर्चा करूँगी। पहला है मेट्रो। मेट्रो भारत में सर्वप्रथम जब चली थी वो था सन 1984 और ये कोलकाता में इसका प्रारंभ हुआ था। आज हम जानते हैं कि मेट्रो का विस्तार देश के अनेक शहरों में हो चुका है, जिसमें दिल्ली और अब अपने उत्तर प्रदेश का लखनऊ भी शामिल है और कानपुर में भी ये योजना प्रगति पर है। फिर हम आते हैं बुलेट ट्रेन की ओर। बुलेट ट्रेन का प्रारंभ सर्वप्रथम जापान में हुआ था सन 1964 में और भारत में इसका प्रारंभ 14 सितंबर 2017 को वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के सहयोग से अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक चलाने के लिए बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई है, जिसकी की औसत रफ्तार अभी 200 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। और विश्व में जो तीव्रतम रेल है उसका नाम है गैर मैगलेव बुलेट ट्रेन, जो कि फ्रांस में चलती है। फिर हम आते हैं मोनोरेल के ऊपर। मोनोरेल को एक रेल या एक वंशक रेल भी कहते हैं और ये एक ऐसी परिवहन प्रणाली होती है जो कि पहली बार मुंबई में प्रारंभ हुई थी। ये रेलवे लाइन बिल्कुल रेलवे लाइन पे चिपक के नहीं चलती, बल्कि एक बीम के सहारे चलती है और सड़क से थोड़ा सा ऊंचाई पे चलती है ये, जिससे कि ट्रैफिक समस्या से निजात मिल सके। विश्व की जो पहली मोनोरेल चली थी वो रूस के इवान इल्मानोव ने यातायात के विकल्प के रूप में इसको बनाया था। और आज जो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा मोनोरेल का प्रयोग हो रहा है वो है टोक्यो, जो विश्व का सबसे व्यस्त नेटवर्क है। फिर हम आते हैं ई रिक्शा के विकास की ओर। बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण, पेट्रोलियम की समस्या, पेट्रोल डीजल की समस्या को ध्यान में रखते हुए ई रिक्शा का विकास किया गया, जो कि बैटरी चालित है। दूसरा इसका फ़ायदा है कि ये पर्यावरण प्रदूषण को भी बहुत कम करता है, यानी ना के बराबर प्रदूषण करता है। और इसको लगभग सन 2008 में दिल्ली से प्रारंभ किया गया था। हालांकि जो पहली इलेक्ट्रिक कार बनाई गई थी, यानी जिस पर आधारित ये ई रिक्शा है, वो कार रॉबर्ट डेविडसन ने, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे, उन्होंने बनाई थी। तो ट्रैफिक के संबंध में जो विकास श्रेणी है और जिसके बारे में आपको अध्ययन करना है, वो यही चीज़ें हैं जो आपके पाठ्य पुस्तक में शामिल है। और इससे अधिक इस पे चर्चा करना मैं उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये लेसन आपका काफ़ी बड़ा है और इसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करके मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, जिससे आपकी रटने की भी प्रवृत्ति समाप्त हो सके और आपको पढ़ने में भी अच्छा लगे। अब हम बढ़ते हैं इसके भाग 6 की तरफ, जो कि विनिर्माण का क्षेत्र है। विनिर्माण को इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र कहते हैं। विनिर्माण का अर्थ क्या होता है? विनिर्माण के अर्थ को जब हम मशीन, औजार या श्रम कोई भी श्रम हो सकता है, मानव श्रम का प्रयोग करके सामान बनाते हैं, वस्तु बनाते हैं, तो इस क्रिया को हम विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। और इसमें कुछ भी शामिल हो सकता है, जिसमें हस्तकला भी हो सकती है, हाथ से बनाई हुई चीज़ भी हो सकती है, या उच्च तकनीक की मशीन भी हो सकती है, और बहुत सी मानवीय गतिविधियां शामिल हैं। लेकिन इस शब्द का प्रयोग वास्तव में किसके लिए किया गया था? इसका उपयोग वास्तव में औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जाता है, जिसमें कि कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। बच्चों, जब हम विनिर्माण की बात करते हैं, ये शब्द कोई नया नहीं है। और अगर हम विनिर्माण का संबंध उद्योग से है और हम जानते हैं कि ये किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होती है, तो जो हमारा भारत देश है वो यूरोपीय क्रांति थी, यूरोपीय औद्योगिक क्रांति, जो आपने अपने हिस्ट्री यानी इतिहास में पढ़ी हुई है,
या पढ़ेंगे, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भारत बहुत ही उन्नत था यूरोपीय औद्योगिक क्रांति के पहले। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो यूरोपीय औद्योगिक क्रांति हुई और धीरे धीरे इन लोगों ने क्या किया कि सस्ते सस्ते माल बनाने शुरू किए, जिसमें कि हमारा जो भारत था वो पिछड़ता चला गया। फिर भारत का दुर्भाग्य कुछ इस तरह से रहा कि कभी अंग्रेजी आक्रमण तो कभी अन्य विदेशी आक्रमण के कारण जो हमारी उद्योग शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। और विश्व युद्ध से लेकर, विश्व युद्ध प्रथम से लेकर स्वतंत्रता के बाद और 12वीं पंचवर्षीय योजना, हाँ बच्चों 12वीं पंचवर्षीय योजना, आप जानते हैं कि पंचवर्षीय 12वीं पंचवर्षीय वो योजना हमारी आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। पंचवर्षीय योजना क्या होती है, इसके विषय में आप अपने नागरिक शास्त्र में अध्ययन करते हैं, तो यहाँ पे मैं उसके विषय में चर्चा नहीं कर रही हूँ। इसमें क्या हुआ बच्चों कि ये विश्व युद्ध प्रथम से लेकर के और जो अनेक पंचवर्षीय योजना बनाई गई, जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो बनी थी वो लगभग 1955 के आसपास, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बनी थी और उसमें कृषि पर जोर दिया गया था। तो इस तरह से धीरे धीरे करते करते उद्योगों पे जोर दिया गया। धीरे धीरे हमारा देश फिर से उद्योग के क्षेत्र में आगे बढ़ा। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं में अलग अलग नीतियाँ तैयार करी। तो इस नीति में, विनिर्माण की नीति में बहुत सारे परिवर्तन आए और एक मुद्रा बैंक योजना का प्रारंभ किया गया। पंचवर्षीय योजना के को छोड़ करके मुद्रा बैंक योजना प्रारंभ की गई, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए उसकी मैं चर्चा नहीं कर रही हूँ। सिर्फ आपको एक इस नाम से परिचित करा रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि ये किससे संबंधित है। ये विनिर्माण या उद्योग से संबंधित है या आर्थिक गतिविधि से संबंधित है। फिर क्या हुआ कि उद्योग के क्षेत्र में जो हमारे वर्तमान उद्योग के से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि धीरे धीरे ये विनिर्माण का जो क्षेत्र है उसमें बहुत सारी नीतिगत परिवर्तन आते गए, व्यवस्थाओं में परिवर्तन आते गए और आज हमारे पास बहुत सारी नीतियाँ हैं जिसके ऊपर हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या विनिर्माण क्षेत्र टिका हुआ है। फिर हम बात करते हैं उद्योगों के विषय में। उद्योग में बहुत सारे उद्योग होते हैं। जो महत्वपूर्ण उद्योग हैं, खनन उद्योग जिसमें लगभग 7 लाख लोगों को रोजगार मिला है। लौह इस्पात योग जो कि विश्व में अन्य उद्योगों की जननी कही जाती है। लोहा और इस्पात से तमाम कलपुर्जे मशीनें बनाई जाती हैं और भारत जो है वो विश्व का चौथा इस्पात उत्पादन क्षेत्र है। पहला कारखाना जो इस्पात का बनाया गया था वो 1874 में कुल्टी, आसनसोल, पश्चिम बंगाल में, वहाँ बना था। लेकिन जो सबसे पहला बड़ा इस्पात उद्योग का कारखाना विकसित किया गया वो जमशेदजी टाटा ने विकसित किया था, बिहार के साकची क्षेत्र में विकसित किया था। फिर इसके अलावा हमारे सीमेंट, कोयला, पेट्रोलियम, कपड़ा, खनन, आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग, अनेक ऐसे उद्योग हैं जो हमारी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। एल्युमिनियम उद्योग में हमारे बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को, इनका पूरा नाम आप जान लीजिए। बाल्को जो है वो भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन है, हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन है और नाल्को है द नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। फिर पेट्रोलियम के क्षेत्र में ओएनजीसी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, जो कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा आप जानते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मथुरा में मथुरा रिफाइनरी है, जो कि ऑयल के शोधन के लिए जानी मानी इकाई है। फिर भारत सरकार ने मेक इन इंडिया का प्रारंभ किया था 25 सितंबर 2014 को और इसमें इन्होंने क्या किया कि भारत को स्वावलंबी बनाने के लिए, उद्योग के रूप में स्वावलंबी बनाने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया। इसके बारे में हमारे गांधी जी भी आप जानते हैं कि गांधी जी भी कहते थे कि बच्चों को आप उद्योग परक शिक्षा दीजिए और ताकि जो ये शिक्षा लेकर के निकले तो इनके अंदर कुछ ऐसी कला और कौशल का विकास हो कि वो अपना उद्योग स्थापित करें। तो उसी बात को, उसी नीति को ध्यान में रखते हुए मेक इन इंडिया यानी जो शिक्षित युवा वर्ग है उसको ऐसी ट्रेनिंग दी जा सके, ऐसे कौशल दिए जा सकते हैं कौशल विकास योजना के अंतर्गत कि वो अपना उद्योग शुरू करें और मेक इन इंडिया, जिससे कि भारत जो है अपने ऊपर आत्मनिर्भर हो सके। देशी विदेशी कंपनियां अधिक से अधिक पूंजी भारत में लगाएं और भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल दिया जाए, जिससे कि भारत का आयात
बढ़ सके और जिससे भारत का आयात कम हो सके और निर्यात बढ़ सके। इसका उद्देश्य है क्या? निर्यात को बढ़ावा देना, रोज़गार देना। जितना विदेशी कंपनियां आएंगी, पैसा लगाएंगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। बच्चों, इतना वीडियो मैं आपको अभी दे रही हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, और अपना जो अगला टॉपिक है वो अगले वीडियो में मैं भेजूँगी, जिससे कि आप अभी इतनी जानकारी लें, और साथ ही साथ मैं इस कॉपी की पिक्चर खींच के भेज दूँगी, जिससे आप इन सभी चीज़ों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें। थैंक यू।